Assalamu alaikum class. Today the topic of our discussion is arterial pressure and ventricular function of heart कि ventricle जो है वो function कैसे करते हैं। यानी नॉर्मली हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 2 एट्रियाज होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें हमने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमने हार्ट रेट देखना है कि क्या होता है, और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम देखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो यह छोटा सा टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हार्ट रेट हमारे पास क्या होता है। यानी आर्टीरियल प्रेशर से हम स्टार्ट करते हैं। 2 किस्म के हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर्स होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट हमारा पंपिंग कर रहा हो, यानी पंप कर रहा है, तो उस फेज़ को हम सिस्टोलिक फेज़ कहते हैं। और जब हार्ट में फिलिंग हो रही है और रिलैक्स स्टेट हो, उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो पल्सटाइल होता है और इज़ नॉट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। सिस्टोलिक प्रेशर जिससे मैंने आपको बताया इज़ द हाईएस्ट आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल और इज़ मेजर व्हेन आफ्टर द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टली। ठीक है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। अब लेट्स सपोज ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स हैं। अब दोनों चैम्बर जो हैं ये सिमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, इधर से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। ये पंप कर रहा है वेंट्रिकल्स में, ये भी पंप कर रहा है वेंट्रिकल में। ठीक, अब ये जो वेंट्रिकल है ये पंप करेगा पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये करेगा हमारे पास एओर्टा में, लंग्स में, और एओर्टा में ब्लड ये जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सिमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। यानी पहले ये है कि हार्ट जो ब्लड है वो आया एट्रिया में जो राइट एट्रिया है उसका ब्लड आता है वेना के, राइट एट्रिया का जो ब्लड है वो आता है हमारे पास वेना केवा से। ठीक है, और लेफ़्ट एट्रिया का जो ब्लड है वो आता है हमारे पास पल्मोनरी वेन से। ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड देगा, तो दोनों सिमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 फेजेस होती हैं, एक सिस्टोलिक फेज़ होती है। सिस्टोलिक फेज़ में ये होगा कि ब्लड जो है हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से लंग्स में। तो उसी तरह डायस्टोलिक में फिलिंग हो रही होती है। फिलिंग किसकी हो रही है? एट्रिया की हो रही होती है और साथ में वेंट्रिकल्स की हो रही होती है। एट्रिया का इतना काम नहीं होता कि एट्रिया ने एडजेसेंट वेंट्रिकल को अपना ब्लड देना, मगर मेजर जो काम है वो वेंट्रिकल्स का रहे होता है। और सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल का होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्यों ज़्यादा होता है कि इसने एओर्टा को देना है और एओर्टा ने पूरी बॉडी को देना है। और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसका काम कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उसने देना है लंग्स को, और लंग्स ना साथ ही पड़े होते हैं उसके इतना, यानी पल्मोनरी वेन के थ्रू वो जाएगा लंग्स में से ऑक्सीनेशन होगी तो वो करीब भी पड़े होते हैं, उनके इतना फासला नहीं है। तो इसमें राइट वेंट्रिकल का काम कम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ज़्यादा होता है, उसने एओर्टा में ब्लड सप्लाई देनी होती है। तो 2 फेजेस हैं, सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़ है, मतलब ये कि पूरा ब्लड जो है वो सिस्टली जा रहा है। इस सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? हाईएस्ट आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल मेजर्ड आफ्टर द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टली एंड ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टीरियल सिस्टम। अब डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक होता है फिलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फिल होगा फिर उसके बाद सिस्टली होगी। तो पहले ब्लड आएगा एट्रियम में और वेंट्रिकल्स में, फिर उसके बाद इजेक्ट होगा। तो इज द लोएस्ट आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल डायस्टोलिक और मेजर्ड व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड डायस्टली एंड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट वाया द वेन्स। फिर उसके बाद पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, हम जब डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब हमारे पास जो सिस्टोलिक जो बीपी चेक करते हैं वार्ड में, तो हम लोग बताते हैं हाँ जी, अब हम बीपी अगर चेक कर रहे हो नॉर्मली वार्ड में, तो हम
अब लेट्स सपोज हम बीपी चेक कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं जी इस पेशेंट का 140/80 बीपी है, ठीक है। कभी ये तो नहीं बताया कि जी 80 बीपी है, 120 बीपी है, हम बताते हैं कि 140/80 बीपी है, या लेट्स सपोज 180/110 बीपी है जी, बीपी बड़ा हाई है, या उसके बाद लो बीपी हो तो 90/60 है। कभी हमने एक वैल्यू नहीं बताई। जो भी डॉक्टर होता है वो पूछता है जी ऊपर वाला कितना है, जी ऊपर वाला 90 है, नीचे वाला कितना है, जी नीचे वाला 60 है। वो ऊपर नीचे वाले होता है सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड है वो सिस्टोलिक होगा, जो नीचे वाला होगा वो डायस्टोलिक होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जो हम डिफरेंस कर रहे होते हैं ना, अब लेट्स सपोज मैंने जिस तरह मैं एग्जांपल दी 140/90 बीपी है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब 140 - 90 इसका डिफरेंस कितना आ गया, 50, ये 50 आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, पल्स प्रेशर। यानी कोई हमसे ये पूछ सकता है कि जी इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था, जी 140 था, फिर उसके बाद इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था, जी 90 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यार इनका पल्स प्रेशर कितना था, यानी इनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कितना फ़र्क था। तो हम उसे बताएंगे 140 - 90, इसका पल्स प्रेशर हमारे पास 50 था। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज़ डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पल्स प्रेशर इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है कि हम कितनी तेज़ी से ब्लड को वेंट्रिकल से पास आउट कर रहे हैं, यानी कितने तेज़ी से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पास हो रहा है। एज ब्लड इज इंजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीजेस। क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाना होता है, तो क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर राइजेस करेगा बिकॉज ऑफ द रिलेटिव लो कैपेसिटेंस ऑफ द आर्ट्रियोल्स, ठीक है। यानी आर्ट्रियोल्स कैपेसिटेंस का क्या मतलब होगा, कैपेसिटेंस का ये मतलब होगा कि हमारे पास अब ये मैंने हार्ट बनाया, ठीक है, ये हार्ट बना के अब ये मैंने एओर्टा बनाया। अब एओर्टा जो है ये बड़ी है, ठीक है, ये आगे जाके ब्लड जो है ये डिसेंडिंग एओर्टा में देगी, डिसेंडिंग एओर्टा जो है ये आगे ऑर्गन्स में जाएगा। अब जो ये पेरिफेरी में जाएगा ना, वहाँ पे साइज़ छोटे होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें प्रेशर ज़्यादा है, आगे प्रेशर कम है, तो आगे से उसे रेजिस्टेंस मिलेगी। रेजिस्टेंस होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, या मतलब आगे से आपको कोई रिटेलिएट कर रहा है, कोई आपको अंदर आने नहीं दे रहा, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं और आर्ट्रियोल्स हैं, इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर है ना वो बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि एजड बंदे होते हैं, उनका नॉर्मली बीपी भी बाबा जी कितना है, जी मेरा 160/100 रहता है। वो 160/100 उसका क्यों रह रहा है इतनी एज में, कि उसकी आर्टरीज़ में कोरोनरी सिंड्रोम आ रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, उसकी खून की जो नालियाँ वो तंग हो रही हैं। अब ब्लड जा रहा है 120/80 की स्पीड से, आगे से रेजिस्टेंस हो रही है, तो उसने ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो उधर तक पहुंचेगा, यानी 120/80 होगा तो वो नहीं आगे पहुंचेगा क्योंकि आगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बीपी उनका हाई होना शुरू हो जाएगा। हार्ट जो है वो ओवर एक्टिविटी कर रहा होगा, और इसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कर रहा होगा, तेज़ी से पंप कर रहा होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल एजड लोगों में बीपी ज़्यादा रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी आर्टरीज़ में रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उनका पल्स प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि बिकॉज ऑफ द रिलेटिव लो कैपेसिटेंस ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टली द पल्स प्रेशर इंक्रीजेज टू द सम एक्सटेंट एज द सिस्टोलिक प्रेशर, कि जिस वक्त रेजिस्टेंस आगे आएगी तो उसका पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से हमारे पास आर्टरी जो एओर्टा है वो उसमें प्रेशर रिलेटिवली कम होगा, और आर्ट्रियोल्स में प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसी तरह एजड लोगों में हमारे पास बीपी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, हमने पहले पढ़ा सिस्टोलिक क्या है कि जिस वक्त हार्ट पंप कर रहा है और ब्लड को इजेक्ट कर रहा है। डायस्टोलिक में यह है कि फिलिंग हो रही है, ठीक है, ये लोएस्ट फेज़ होती है, और इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा होता है, वेना केवा से आ रहा है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, हार्ट की फिलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक
प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? मीन के नाम से ही हमें पता है कि यार दो चीज़ों का ना उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस होगा और उसको 2 से डिवाइड हम करेंगे। यानी मतलब मीन जो हम इसमें कम्युनिटी मेडिसिन में या इसमें हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो ये होता है कि दो वैल्यूज़ को ऐड करके उसको उसकी जो वैल्यू हाफ होती है उसको करेंगे। यानी लेट्स सपोज हम ये करते हैं मीन में, अब हमारे पास लेट्स सपोज दो वैल्यूज़ हैं a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मीन होगा। अब लेट्स सपोज 3 वैल्यू हैं a प्लस b प्लस c, ठीक है, इसके डिवाइडेड बाय 3 जो होगा वो मीन वैल्यू होगा। अब 4 चीज़ें आ गई a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये इसका मीन होगा। यानी मीन ये होगा कि जितनी वैल्यूज़ हो उनको हमने पहले एडअप करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना, उसका जो मीन आएगा यानी उसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर कहेंगे। यानी उर्दू में, आप मुझे इसका लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, उर्दू में क्या कहेंगे मीन को? यानी नॉर्मली आप लोग मीन को सर मतलब हम लोग उसका एवरेज, हाफ एवरेज, हाँ, एवरेज का हाफ जो होगा उसका मीन कहेंगे। तो फिर उसके बाद मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ द एवरेज आर्टीरियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ नॉट द सिंपल एवरेज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बिकॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ कार्डिक सेंकर इज स्पेंड ऑन डायस्टोलिक। अब नॉर्मली 2 फेजेस मैंने आपको बताया, सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। अब सिस्टोलिक जो है उसने सिर्फ इजेक्ट करना है, डायस्टोलिक ने एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए हमारे पास जो डायस्टोलिक फेज़ है वो बड़ा होता है, सिस्टोलिक फेज़ कम होता है। मैं आपको इधर पिक्चर से बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज ये सिस्टोलिक फेज़ है, ठीक है, इसमें ब्लड आया, ब्लड ने फ़ौरन यानी पुश किया और पुश होके वो आगे चला गया, ये सिस्टोलिक फेज़ हो गया। फिर उसके बाद डायस्टोलिक है, वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ब्लड ने इसमें अकोमुलेट है, इधर भी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब नॉर्मली एक गाड़ी होती है, ठीक है, उसने भरना है, तो वो जिस वक्त भरेगी तो तभी वो चलेगी ना। तो दिल भी इसी तरह होता है, जब इसमें ब्लड आ रहा है ये फुलअप होगा, फिर उसके बाद ये इजेक्ट करेगा ब्लड को, इसी तरह ये भी फिलअप करेगा, ये तभी इजेक्ट करेगा ब्लड को यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे पास जो डायस्टोलिक फेज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक फेज़। डायस्टोलिक ज़्यादा टाइम लेता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद कैन बी कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, ये इसका फार्मूला है। इसके 2-3 फार्मूले ही हम आगे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से जिस वक्त बाहर की तरफ आउटपुट की तरफ जाएगा तो उसको हम वैल्यू को स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, कार्डिक आउटपुट कहेंगे और इजेक्शन फ्रैक्शन कहेंगे। ये तीनों चीज़ों के इकट्ठे नाम हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम का है वॉल्यूम इजेक्टेड फ्राम वेंट्रिकल्स ऑन ईच बीट। अब इस बीट में जितना भी ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है ना, ये लेट्स सपोज ये ब्लड बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। मैं आपको न्यू बना के देता हूँ। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास हार्ट है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब नॉर्मली इधर से ब्लड जा रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है लंग्स में, ठीक है, इधर से एओर्टा में जा रहा है, तो ये जितना भी ब्लड बाहर जा रहा है ना ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। और लेफ़्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू राइट वॉल्यूम, क्योंकि राइट वाले ने लंग्स की तरफ जाना, लेफ़्ट वाले ने पूरी बॉडी में जाना। तो जितना भी ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर जाएगा उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जितना भी लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाएगा या एओर्टा में जाएगा उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। Stroke volume is the volume ejected from ventricle on each beat expressed by the following equation. Stroke volume is end diastolic volume minus end systolic volume, यानी end diastolic volume और end diastolic volume को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास stroke volume आएगा। उसके बाद कार्डिक आउटपुट भी सेम वही चीज़ है, इज एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कार्डिक आउटपुट क्या होगा कि ब्लड जो है वो जितना भी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ जा रहा है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहेंगे कि कार्डिक कितना आउटपुट दे रहा है। अब लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि यार आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपकी जो आउटपुट है वो 6 घंटे है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट है वो 10 घंटे है। इसी तरह जो हार्ट जितना ब्लड निकालेगा उसको हम कार्डिक आउटपुट कहेंगे। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट ये सेम इस टर्म में, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
और इजेक्शन फ्रैक्शन भी यही है, इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड इन ईच स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना भी वॉल्यूम हमारे पास एक फेज़ में या एक स्ट्रोक वॉल्यूम में निकला है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहेंगे। ये तीनों सेम ही चीज़ है। स्ट्रोक वॉल्यूम है कि जितना ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है, कार्डिक आउटपुट है कि जितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से निकल रहा है, और इजेक्शन फ्रैक्शन है कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम में जितना भी ब्लड निकल रहा है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहेंगे। इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज़ नॉर्मली 0.5 या 55%। इजेक्शन फ्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब नॉर्मली जिस वक्त हम लोग एको देखते हैं तो उसमें उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लिखी हुई होती है। आपने अगर एको की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें ये चीज़ लिखी होती है, यानी लेट्स सपोज इजेक्शन फ्रैक्शन है 55%। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका दिल जो है वो सही काम कर रहा है। अब एक पेशेंट जिसके लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रोमाइज्ड है या उसका दिल सही से पंप नहीं कर रहा, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेट्स सपोज 35 है, तो हम उस पेशेंट को कहते हैं यार तेरा दिल जो है ना वो बड़ा स्लो काम कर रहा है, तो इसको हम यानी ठीक करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन काम में। किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20% होती है, तो उसे कहते हैं कि यार आप जो है ना वो या पेस मेकर लगवाओ, ठीक है, या इसकी सर्जरी करो क्योंकि इसमें वेनस रिटर्न और कम हो रहा है जिसकी वजह से इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन काम है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन वो ब्लड है जो वेंट्रिकल से बाहर हमारे पास निकलना है। ठीक है, यानी ये ब्लड जो इधर निकल रहा है इसको हम कार्डिक आउटपुट भी कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं और इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये इसी के 3 नाम है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी तीनों इसी के नाम हैं। इनके बाद फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक वर्क क्या होता है? वर्क द हार्ट परफॉर्म ऑन ईच बीट, जितना दिल हमारा काम कर रहा है उसको हम स्ट्रोक वर्क कहते हैं। इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इज एओर्टिक प्रेशर एंड वॉल्यूम इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन: स्ट्रोक वॉल्यूम एओर्टिक प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और फैटी एसिड्स आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर स्ट्रोक वर्क। ये बस डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। मेन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब हम इसको मॉर्गन से रीड करते हैं। छोटा सा टॉपिक और आसान टॉपिक है, इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंसेस, कि वेंट्रिकल चल रहा है, हम कहते हैं जी इसका ना दिल सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, दिल सही काम करने का मतलब ये होता है कि वो ब्लड नहीं सप्लाई कर रहा। एक तो वो होता है ना जी आज मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल का कोई नहीं होता, वो सारा दिमाग नहीं करना, तो दिल का सिर्फ काम है ब्लड को पंप करना। तो दिल जो है उसने पंप करना होता है और पूरी बॉडी में ब्लड देना होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंसेस। डिस्कशन ऑफ वेंट्रिकुलर फंक्शन यूजुअली रेफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल ही मेन हमारे पास चीज़ है, इसने पूरी बॉडी की तरफ ब्लड देना है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेट्स सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने पूरी बॉडी में ब्लड देना है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये मेन डिटर्मिनेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, कार्डिक आउटपुट का और इजेक्शन फ्रैक्शन का। राइट वेंट्रिकल को हम इतनी लिफ्ट नहीं कराते क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने लंग्स में देना, लंग्स करीब पड़े हैं तो उसे इतनी लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन ऑफ वेंट्रिकुलर फंक्शन यूजुअली रेफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल बट द सेम कंसेप्ट अप्लाई टू द राइट वेंट्रिकल्स। जिस सर मैंने आपको बताया, although the ventricles are often thought of as a function separately, their independence has clearly been demonstrated. Moreover, factor affecting systolic and diastolic fractions can be differentiated. Systolic function involve ventricular ejection, whereas diastolic function is related to ventricular filling. यानी वो बता रहा है कि जो हमारे पास सिस्टोलिक होता है उसने ब्लड को पंप करना होता है टुवर्ड दी बॉडी, और जो डायस्टोलिक है उसने एक्सेप्ट करना होता है ब्लड को। और मैंने आपको बताया कि डायस्टोलिक फेज जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक, क्योंकि पहले सवारियाँ आएंगी, ये ब्लड आएगा, वो भरेगा, फिर उसके बाद ही आगे इजेक्शन होगी ना, तो इसलिए भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इजेक्शन में कम टाइम लगेगा। Ventricular systolic function is often erroneously equated with cardiac output, and ventricular function को हम cardiac output के साथ करते हैं, which can be defined as volume of blood pumped by the heart per minute, यानी हार्ट से जितना 1 मिनट में ब्लड पंप हो रहा है उसको हम cardiac output कहेंगे। Because the two ventricle function in a series, क्योंकि 2 ventricles हैं वो आपस में साथ साथ पड़े हैं, यानी ये ventricles पड़े हैं, ये आपस में साथ साथ पड़े हैं।
तो ये सीरीज़ में काम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन इन दी सीरीज दी आउटपुट्स आर इक्वल, इनकी आउटपुट तकरीबन सेम होती है, मगर यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब कार्डिक आउटपुट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यानी कार्डिक आउटपुट का फार्मूला अब हमने याद रखना है, उसमें दो चीज़ें आ गई, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, और हार्ट रेट भी आ गई, ये तीनों चीज़ें सेम ही होती हैं। तो इसने अब फार्मूला क्या बताया हमें कार्डिक आउटपुट का, कार्डिक आउटपुट का वो फार्मूला बता रहा है CO कार्डिक आउटपुट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। जगह मेरे पास कम रहेगी, इधर मैं बनाता हूँ। कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जितने मल्टीप्लाई होंगे ना ये कार्डिक आउटपुट बनाएगा। कार्डिक आउटपुट क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, ये आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है। वाइल SV इज स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम पम्प्ड बाय पर कंट्रैक्शन, मैंने सारी चीज़ें आपको अभी समझा दी हैं। और HR इज़ हार्ट रेट, कि हार्ट का कितना रेट है। यानी नॉर्मली हम कहते हैं जिस बंदे का हार्ट रेट जो है वो 80 बीट्स पर मिनट है। फिर उसके बाद एक पेशेंट आया टैकीकार्डिया के साथ जिसका हार्ट रेट कितना है, इसका जी 100 है, इसका 120 है। एक पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया के साथ है, उसका हार्ट रेट कितना है जी, उसका हार्ट रेट 60 पे है। तो ये सारे हार्ट रेट होता है कि दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। कार्डिक आउटपुट क्या है कि कितनी तेज़ी से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जा रहा है। टू कंपनसेट फॉर वेरिएशन इन बॉडी साइज, कार्डिक आउटपुट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में वो बताना चाह रहा है कि एक बंदा है जिसका वेट जो है वो 120 किलो है, और एक बंदा है जो सिंगल पसली है, उसके वेट 60-65 किलो है। तो इन दोनों में कार्डिक आउटपुट डिफरेंट होगी। अब लेट्स सपोज बनाते हैं, अब ये बंदा है, ठीक है, ये बहुत फैला हुआ है, ठीक है, ये बंदा है जो स्लिम स्मार्ट्स है, ठीक है। अब कार्डिक आउट, अब दिल को किसको पंप ज़्यादा तेज़ी से करना, अब ये इसका दिल है और ये छोटू से इसका दिल है। अब किसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा कि वो पूरी बॉडी में ब्लड दे, मुजम्मिल किसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, मोटे वाले को या हाँ, जो ओबीज पेशेंट होगा ना उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इधर भी देना है, इधर भी ब्लड, फिर उसके बाद ब्रेन में भी देना है। जो लीन बंदा है उसने ब्लड देना है, उसका दिल जो है वो इतना ख़ास काम नहीं कर रहा, उसे पता है यार मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है। तो इसलिए अब एक और डिटर्मिनेंट आ गया कि बंदे की बॉडी सरफेस एरिया कितना है। जिस बंदे का बॉडी सरफेस एरिया है वहाँ पे कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसका सरफेस एरिया कम है उस पर कार्डिक आउटपुट कम होगी। यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हम ब्लड स्ट्रीम जाएगी। तो वेयर, अब वो बता रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम ये हो गया, कार्डिक आउटपुट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड टर्म बॉडी सरफेस एरिया। अब उसमें CI क्या चीज़ है, कार्डिक इंडेक्स है, CO कार्डिक आउटपुट है, और BS बॉडी सरफेस एरिया है। तो वो बताना चाह रहा है कि जो लीन बंदा है उसका कार्डिक आउटपुट कम होगा, और जो हमारे पास ओबीस बंदा है उसका कार्डिक आउटपुट हमारे पास ज़्यादा होगा। बॉडी सरफेस एरिया इज यूजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोग्राम्स बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट। नॉर्मल कार्डिक इंडेक्स इज़ 2.4 to 4. ये रट्टा आपने लगाना है कि नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है, बिकॉज द नॉर्मल कार्डिक इंडेक्स हैज़ अ वाइड रेंज इज़ अ रिलेटिवली इंटेंसिव मेजरमेंट ऑफ वेंट्रिकल परफॉर्मेंस, की वेंट्रिकल कितनी परफॉर्मेंस कर रहा है। जो ओबीस बंदा है उसका वेंट्रिकल हाइपरट्रोफिड होगा क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा होगा, और जो लीन बंदा है उसका वेंट्रिकल कम हाइपरट्रोफिड होगा क्योंकि वो थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल परफॉर्मेंस abnormalities in cardiac index therefore usually reflect gross ventricular impairment. A more accurate assessment can be obtained if the response of the cardiac output exercise is evaluated. Under these conditions, failure of the cardiac output to increase and keep up with oxygen consumption is reflected by decreasing mixed venous oxygen saturation. A decrease in mixed venous oxygen saturation response, यानी ये सिर्फ अब आपने इसको रीड कर लेना है कि adequate perfusion होगी, this is the absence of hypoxia or severe anemia. Measurement of mixed venous और saturation is an excellent estimator adequacy of cardiac output. ये उसने बस कहानियाँ बताई हुई हैं। अब जो हमारे पास मेन चीज़ आ रही है वो हो रही है हार्ट रेट, कि हमारा दिल जो है वो कितनी तेज़ी से धड़कता है।
अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक पेशेंट टैकीकार्डिया है, उसको वार्ड में पूछते हैं जी कितना जी इसका हार्ट रेट है, जी इसका हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट है। दूसरा पेशेंट आया, उसके जी कितना, इसके जी 60 है। नॉर्मल कितना होता है हार्ट रेट मुजम्मिल? 60 से 80 के दरमियान हमारे पास होता है। 100 ज़्यादा हो जाता है, 60 से 80 जो है वो हमारे पास नॉर्मल होता है। तो वो बता रहा है व्हेन स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट कार्डिक आउटपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। जो हमने उधर नीचे ये वाला फार्मूला बनाया है, कार्डिक आउटपुट इज़ डायरेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, कि वो कह रहा है कि कार्डिक आउटपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। हार्ट रेट इज़ एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द एसे नोड स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइजेशन। जितना तेज़ी से डीपोलराइज होगा उतना हमारा हार्ट रेट होगा। वट इज़ मोटिफाइड बाय ऑटोनॉमिक, ह्यूमरल एंड लोकल फैक्टर्स। केस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें एडअप हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें एडअप हो जाती हैं हमारे पास? ऑटोनॉमिक, ह्यूमरल मतलब कि बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, और साथ में लोकल फैक्टर। द नॉर्मल इंट्रिंसिक हार्ट रेट ऐसे नोट इन द यंग एडल्ट 90 to 100, सॉरी ये 90 to 100 होता है, बट इट डिक्रीजेज विद एज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूलाज। इसका नॉर्मल इंट्रिंसिक हार्ट रेट जो 118 बीट्स पर मिनट है और 0.57 इंटू एज है, यानी जितनी हमारी एज बढ़ती है उतना हमारा हार्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इन्हांस्ड नॉर्मली जो अडल्ट का हार्ट रेट होता है वो 60 से 80 के दरमियान होता है। जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसका 100 होता है, या 160 तक भी जाता है बच्चों का, 120 से 160 तक होता है। फिर जो ही एज बढ़ेगी हो तो हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। 0.57 मतलब कि उसके साथ मल्टीप्लाई होगी एज, 20 होगी तो वो और कम होगा, 30 होगी तो और कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। इन्हांस्ड वेगल एक्टिविटी स्लोज द हार्ट रेट। जितनी वेगल एक्टिविटी इन्हांस होगी वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी। स्लोज हार्ट रेट। वेगल एक्टिविटी क्या होती है कि वेगल स्टिमुलेशन है, जो मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें क्या होगा कि वेगल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है तो वो हार्ट रेट को कम करा देगा। वेयर एज इन्हांस सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ये सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी तो वो इंक्रीजिंग हार्ट करवाएगा बीटा 1 एड्रेनर्जिक फैक्टर के साथ। यानी दो सिस्टम थे, एक सिम्पैथेटिक था, अब मैं आपको बताता हूँ। अब दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। सिंपैथेटिक में हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है, और इसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ उसमें होगी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होगी, स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा, और डिक्रीज प्लंकनिंग होगी, यानी किडनीज़ की तरफ ब्लड जो है वो कम जा रहा होगा। पैरा इसके उल्ट होता है, इसमें हार्ट रेट कम हो रहा है। ये होती है कि आप सुकून से एक सोफ़े पे काउच पे बैठे और मूवी इंजॉय कर रहे हो, तो इसमें आपका हार्ट रेट कम होगा, गट की तरफ आपका ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा, गट और किडनीज़ की तरफ, ठीक है, और बाकी बॉडी में कम जा रहा होगा, और प्यूपल्स जो हैं वो आपकी कंस्ट्रिक्ट होंगी, कंस्ट्रिक्ट प्यूपल होंगी। बंदा काउच पे बैठा और मूवी इंजॉय कर रहा है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक और फाइट एंड फ्लाइट है। ये एक बंदा है जिसके पीछे लेट्स सपोज एक डॉग लगा हुआ है और वो भाग रहा है, तो उसके पीछे जो सिस्टम चलेगा उसका सिम्पैथेटिक कहेंगे। ये हमारे पास हो गया हार्ट रेट। हार्ट रेट में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो इसका फार्मूला आ गया, फार्मूला कितना क्या होता है, नॉर्मली 118 बीट्स पर मिनट होता है न्यू बॉर्न में, और 0.57 इंटू एज में होता है, और एज के साथ साथ ये हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट कम होता है, सिम्पैथेटिक में हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होता है। यानी एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, एक पेशेंट जो स्लो डाउन है उसका हार्ट रेट हमारे पास कम होगा। अब दूसरी चीज़ है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वेंट्रिकल में से जितना ब्लड बॉडी में से निकलेगा, हार्ट में से निकलेगा और बॉडी की तरफ जाएगा, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ नॉर्मली डिटरमाइंड बाय 3 मेजर फैक्टर्स, प्री लोड, आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। प्री लोड वो होता है जो ब्लड आपकी हार्ट में आ रहा है, जिसका हम वेनस रिटर्न भी कहते हैं। आफ्टर लोड होता है, और साथ में कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको कल करा दूँगा, ये इनकी डेफिनेशंस प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। दिस एनालिसिस इज एनालोगस टू लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन ऑन स्केलेटल मसल प्रिपरेशन। प्री लोड इज मसल लेंथ प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन, वेयर एज आफ्टर लोड इज टेंशन अगेंस्ट दी मसल मस्ट कंट्रोल। ये मैं आपको अच्छे तरीके से कल सारी चीज़ें करा दूँगा। प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है, वेंट्रिकल में से जितना ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे।
कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल दैट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिस तरह इसके नाम से हमारे पास ज़ाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल होती है दैट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड बिकॉज द हार्ट इज 3-dimensional multi-chambered pump both ventricle geometric forms and valvular dysfunction can also affect stroke volume। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और अगर आफ्टर लोड और प्री लोड पे नहीं भी है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। तो आज हमने क्या चीज़ पढ़ी कि वेंट्रिकल्स की क्या परफॉर्मेंस होती है। वेंट्रिकल्स जो हैं वो हमारे पास पहले हमने पढ़ा कि कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि कार्डिक इंडेक्स जो है वो बॉडी सरफेस एरिया के साथ रिलेटेड है, यानी जो मोटा बंदा होगा उसमें कार्डिक इंडेक्स कम होगा, ठीक है, उसमें ये होगा कि उसकी कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। और जो लीन बंदा होगा, थिन बंदा होगा, उसकी कार्डिक आउटपुट कम होगी, उसको ब्लड इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, उस वजह से उसकी कार्डिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होगा। ये यानी उनके साथ हैं। फिर उसके बाद हार्ट रेट क्या होता है कि जितनी तेज़ी से दिल हमारा धड़क रहा है, बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो हमारा हार्ट रेट है, वो 0.57 इंटू एज है। फिर उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम है कि जितनी तेज़ी से ब्लड जो है वेंट्रिकल से निकल रहा है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्री लोड पे, आफ्टर लोड पे और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। प्री लोड आफ्टर लोड इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो इसमें से अभी फ़िलहाल आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? जी रसन सर ये बता देंगे अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया का और उसका प्रेशर कम है तो वो हार्ट को क्या नुकसान होगा, और अगर सिस्टोल ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? मेन तो ये होगा ना कि अगर ब्रेडिकार्डिया पेशेंट है तो पेशेंट जो है वो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की तरफ चला जाएगा। काफ़ी अरसे तक अगर आपका ब्रेडिकार्डिया रहता है, आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं पीछे वाली जो ब्लड लेके आ रही हैं वो सूज जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कि कार्डिक फेलियर की पेशेंट जा रहा है। उसमें ये होगा कि लंग्स जो हैं उसमें इनगॉर्ज्ड होंगी और जिस वजह से पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। और अगर हमारे पास ज़्यादा देर तक पेशेंट सिस्टोलिक में रहता है, जिस तरह टेंशन के मरीज़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दिमाग की नालियाँ फटने का डर लगता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा पंप हो रहा है आगे की तरफ, बहुत इतना ब्लड फिल नहीं हो रहा जितना आगे पंप हो रहा है। यानी फिलिंग के लिए, डायस्टोलिक के लिए भी तो फेस चाहिए ना, फ़ौरन ब्लड आया वो निकल गया, फ़ौरन ब्लड आया वो निकल गया, तो जिसकी वजह से हमारा एक तो हार्ट जो है वो सही काम नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि वो जो ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ वो इतना तेज़ी से जा रहा है कि वो कोई ना कोई वेसल रप्चर कर देगा। ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन हेमरेज कर देगा, रीनल में जाएगा तो रीनल इंजरी कर देगा, और आइज में जाएगा तो रेटिना इंजर कर देगा। तो इसलिए ब्रेडिकार्डिया जो है वो ख़तरनाक है कि उसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में पेशेंट जाएगा, और टैकीकार्डिया में ये होगा या ज़्यादा तेज़ी से ब्लड जाने में ये होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई वेसल रप्चर हो जाएगी। तो ये चीज़ें होंगी। तो आज के लिए काफ़ी था, बाकी आप लोग कल इंशाल्लाह जो रह गया वो करेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।